मैंने भी उसकी तरह शांत रहने की कोशिश की, पर मैं भी उस तरह ही उत्साहित था। मेरी जगह पर कोई भी आदमी एक ही सौदा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज़ादी पाने में मेरी मदद करें, और मेरे 3 साथियों की भी। फिर हम आपको अपना पार्टनर बना लेंगे, और आप दोनों को खजाने का 5वां हिस्सा दे देंगे। इसका मतलब आप दोनों को 50-50 हज़ार मिलेंगे। पर हम तुम्हें आज़ादी कैसे दिलवा सकते हैं? तुम जानते हो कि तुम हमसे नामुमकिन बात कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैंने सारी बातें सोच रखी हैं। हमारी आज़ादी में एक अड़चन यही है कि हमें अपनी समुद्री यात्रा के लायक कोई नाव नहीं मिलेगी, न इतनी लंबी यात्रा के लिए रसद। मद्रास और कलकत्ता में हमारे लिए कई नावें मिल सकती हैं। आप एक नाव यहाँ ले आइए। हम कोशिश करेंगे कि रात को यहाँ से निकल भागें, और अगर हमें किसी भी भारतीय तट पर उतार दें तो आपका काम पूरा हो जाएगा। काश एक ही होता, वो बोला। या तो कोई नहीं, या सब, मैंने जवाब दिया। हमने ऐसा ही फैसला किया है। हम चारों को एक साथ ही काम करना है। देखो मार्स्टन, वो बोला, स्मॉल अपनी बात का पक्का है। वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता। मुझे लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये बड़ा गंदा खेल है, दूसरे ने जवाब दिया। फिर भी जैसा तुम कह रहे हो, उस रकम से हमें फ़ायदा होगा। ठीक है स्मॉल, मेजर बोला। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करके तुमसे मिलना होगा, पर सबसे पहले हमें तुम्हारी कहानी की सच्चाई देखनी होगी। ये बात बताओ कि संदूक कहाँ छिपाया हुआ है, और मैं छुट्टी लेकर भारत जाऊंगा, मासिक राहत नाव के साथ, और जांच करूंगा। इतनी जल्दबाजी नहीं, मैंने ढीठ होकर कहा, जब वो उत्तेजित हो रहा था। मुझे अपने 3 साथियों की हामी लेनी होगी। मैं कह रहा हूँ, या तो हम चारों होंगे, या कोई नहीं। बकवास, उसने बीच में टोका। 3 कालों का हमारे समझौते के बीच क्या काम? काले हों या नीले, मैंने कहा, वो मेरे साथ अंदर हैं, और हम सब एक साथ बाहर आएंगे। खैर, दूसरी मुलाकात में मामला तय हुआ, जिसमें मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और अकबर सभी शामिल थे। हमने फिर से मामले पर विचार किया, और आखिर में एक समझौते पर आए। हम दोनों अफसरों को आगरा किले के उस भाग का नक्शा देंगे जहां पर खजाना छिपा था। दीवारों पर उस जगह निशान बना देंगे। मेजर शाल्टो हमारी बात की सच्चाई देखने बाहर जाएगा। अगर उसे संदूक मिल गया तो वो उसे वहीं छोड़ देगा, और हमारे लिए रसद से भरी नाव भेजेगा जो रटलैंड द्वीप के आसपास खड़ी रहेगी, और हम उससे निकल भागेंगे। इसके बाद शाल्टो वापस काम पर आ जाएगा। इसके बाद कैप्टन मार्स्टन छुट्टी लेगा, और हमें आगरा में मिलेगा, और वहाँ हम खजाने का बंटवारा करेंगे, जिसमें वो मेजर का हिस्सा भी लेगा। हम सब ने ये दृढ़ निश्चय किया, और सवेरे तक दोनों चार्ट तैयार थे, साइन ऑफ 4 के साथ। मतलब अब्दुल्ला, अकबर, मोमित और मेरे। तो सज्जनों, मैं अपनी लंबी कहानी से आप लोगों को उबार रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त मिस्टर जोन्स मुझे जेल पहुंचाने को बेताब हैं। मैं अपनी कहानी छोटी करता हूँ। खलनायक शाल्टो भारत चला गया, पर वो कभी वापस नहीं आया। कैप्टन मार्स्टन ने इसके कुछ वक्त बाद एक मेलबोट की सूची में उसका नाम दिखाया। उसके अंकल की मौत हो चुकी थी, और वो इसके नाम काफ़ी दौलत कर गए थे, और उसने सेना छोड़ दी। पर फिर भी उसने 5 आदमियों के साथ वही सुलूक किया जो हमारे साथ किया था। कुछ वक्त बाद मार्स्टन आगरा गया, और जैसा हमें अंदेशा था, उसने पाया कि खजाना गायब हो चुका है। शाल्टो सारा खजाना ले गया था। उसने एक भी शर्त पूरी नहीं की थी जिस पर हमने अपना राज उसे बताया। उस दिन के बाद से मैं सिर्फ बदले के लिए जी रहा था। मैं दिन में इसके बारे में काफ़ी सोचता, और रात में भी। ये मेरे ऊपर जुनून की तरह हावी हो गया। मुझे कानून की कोई फिक्र नहीं थी, फांसी के फंदे की भी नहीं। वहां से भाग निकलने की, शाल्टो को ढूंढने की, अपने हाथ से उसका गला दबाने की, सिर्फ यही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। आगरा का खजाना भी अब शाल्टो की मौत के ख्याल के सामने बेकार लग रहा था। खैर, जिंदगी में कई चीज़ों पर मैंने नज़र जमाई है, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उस पर अमल ना किया हो। पर मेरा वक्त आने पर कई लंबे साल गुजर गए। मैंने पहले बताया कि मैंने दवाइयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की थी। एक दिन जब डॉक्टर समर्टन को बुखार था,
अंडमान के छोटे से निवासी को कैदियों ने पकड़ लिया। वो बहुत बीमार था और मरने के लिए किसी सुनसान जगह पर जाकर लेट गया था। मैंने उसे अपनी देखभाल में रख लिया, जबकि वो सांप की तरह जहरीला था, और 2 महीनों बाद वो ठीक हो गया और चल फिर सकता था। फिर उसे मुझसे लगाव हो गया और वो कभी कभार ही जंगल जाता था और ज़्यादातर मेरी कॉटेज में मेरे पास ही रहता था। मैंने उससे थोड़ी बहुत भाषा सीख ली और इससे वो मुझे और भी प्यार करने लगा। टोंगा, क्योंकि यही उसका नाम था, बहुत बढ़िया मल्लाह था और उसकी अपनी एक बड़ी सी नाव थी। जब मैंने देखा कि वो मुझे इतना चाहता है कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तब मुझे अपनी आज़ादी का मौका दिखाई देने लगा। मैंने उससे बात की। वो एक तय रात को अपनी नाव वहाँ लाने वाला था, जहाँ कोई पैरा नहीं होता, और वहाँ वो अपनी नाव में मुझे बैठा लेता। मैंने उसे हिदायत दी कि ढेर सारा पानी और खूब सारे जिमीकंद, नारियल और शकरकंदी भी नाव में भर ले। वो कट्टर और सच्चा था, मेरा छोटा टोंगा। किसी को भी आज तक इससे ज़्यादा वफादार दोस्त नहीं मिला होगा। पर तय रात को वहाँ पर एक संतरी था, एक खूंखार पठान, जिसने मेरी तौहीन करने और चोट पहुँचाने का कोई मौका नहीं गंवाया था। मैंने उससे बदला लेने का प्रण किया और अब मुझे मौका मिल गया था। वो बीच पर मेरी तरफ पीठ किए खड़ा था और उसकी बंदूक उसके कंधे पर थी। मैंने इधर उधर देखा कि उसका सिर तोड़ने के लिए कोई पत्थर मिल जाए, पर मुझे कोई पत्थर नहीं दिखा। फिर मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल आया और मुझे समझ में आया कि हथियार कहाँ ढूंढूं। मैं अंधेरे में बैठ गया और अपना लकड़ी का पैर खोला। 3 लंबी कूदों में मैं उस तक पहुंच गया। उसने अपनी बंदूक तानी, पर मैंने उसे पूरे जोर से मारा और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। लकड़ी में अब भी उस जगह दरार देखी जा सकती है जहां वो उसकी खोपड़ी पर पड़ी थी। हम दोनों एक साथ गिरे, क्योंकि मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाया था। पर जब मैं उठा, मैंने देखा कि वो शांत गिरा पड़ा है। मैं नाव तक पहुंचा और घंटे भर में हम समुद्र से काफी दूर निकल चुके थे। टोंगा अपने साथ अपना सारा सामान लेकर आया था, अपने हथियार और देवता। दूसरी चीजों के अलावा उसके पास एक बड़ी लंबी बांस की बर्छी थी और कुछ अंडमान की नारियल से बनी चटाइयाँ, जिससे मैंने एक तरह की पाल बना ली थी। 10 दिनों तक हम यूं ही किस्मत के सहारे बहते रहे और 11वें दिन हमें एक व्यापारी ने अपने नाव में बिठा लिया, जो मलय के तीर्थ यात्रियों के साथ सिंगापुर से जद्दा जा रहे थे। उसमें काफ़ी भीड़ थी और टोंगा और मैं उसमें खो गए। खैर, अब मैं आपको सारे वो एक्सपीरियंस सुनाऊं जो मेरे छोटे दोस्त और मैंने देखे, तो आप लोग ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये बात सूरज उगने तक चलती रहेगी। हम दुनिया में यहाँ वहाँ गए और हर बार कुछ ना कुछ हो जाता कि हम लंदन नहीं जा पाते। पर मेरी नज़र अपने ठिकाने पर लगी हुई थी। मुझे रात में शाल्टो के सपने आते। आखिर में 3 या 4 साल पहले हमने खुद को इंग्लैंड में पाया। मुझे ये पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि शाल्टो कहाँ रहता है, और मैं ये पता लगाने में जुट गया कि ख़जाना उसके पास है या नहीं। मैंने एक ऐसे शख्स से दोस्ती की जो मेरी मदद कर सकता था। मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं दूसरों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। और जल्द ही पता चल गया कि शॉल्टो के पास जेवरात हैं। फिर मैंने उस तक कई तरह से पहुंचने की कोशिश की, पर वो बहुत चालाक था और बेटों और खिदमतगारों के अलावा 2 पहलवान भी अपनी सुरक्षा में लगा रखे थे। पर एक दिन मुझे खबर मिली कि वो मर रहा है। मैं जल्दी से बगीचे की तरफ गया, इस ख्याल में पागल कि वो इस तरह मेरे शिकंजे से निकल जाएगा, और खिड़की से देखने पर मैंने उसे बिस्तर पर लेटे देखा और दोनों बेटे उसके इर्द गिर्द बैठे थे। मैं अंदर आकर तीनों से निपट सकता था, पर जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसका जबड़ा लटक गया और मैं समझ चुका था कि वो मर चुका है। उसी रात में उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसके कागजातों में टटोला कि कहीं कोई सुराग हाथ लग जाए कि उसने जेवर कहाँ छुपाए हैं। पर मुझे एक भी लाइन नहीं मिली, इसलिए मैं गुस्से और कड़वाहट से भर कर चला गया। जाने से पहले मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं अपने सिख दोस्त कभी भी मिलें, तो ये जानकर हमें कुछ राहत मिलेगी कि हम अपनी नफ़रत का निशान छोड़ कर आए हैं। इसलिए मैंने वहाँ 4 का निशान बनाया, जैसा चार्ट में बना था, और उसकी छाती पर लटका दिया। ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता कि वो अपनी कब्र में उन आदमियों की निशानी को लिए बिना पहुंचता, जिनको उसने लूटा और बेवकूफ़ बनाया।
इस दौरान मैं टोंगा बेचारे को मेलों में और इसी तरह की जगहों पर काला आदमखोर के तौर पर तमाशा बनाकर रोजी रोटी कमा रहा था। वो कच्चा मांस खाता और नाचता, इसलिए हर शाम हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। मुझे पौंडीचेरी लॉज की सारी खबर मिलती थी और कुछ सालों तक कोई ख़ास खबर सुनाई नहीं पड़ी, सिवाय इसके कि वो ख़जाना खोज रहे हैं। आखिर में वो हुआ जिसका हमें इतने दिनों से इंतज़ार था। ख़जाना मिल गया। वो मिस्टर बार्थोलोमियो की केमिकल प्रयोगशाला में घर के ऊपर था। मैं तुरंत वहां पहुंचा और जगह देखी, पर मुझे समझ में नहीं आया कि अपने लकड़ी के पैर के साथ मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा। फिर मैंने एक गुप्त दरवाजे के बारे में सुना। मेजर शल्टो के रात का खाना खाने के वक्त के बारे में भी मुझे लगा कि टोंगा के जरिए मैं ये काम आसानी से कर लूंगा। मैंने उसकी कमर में लंबी रस्सी बांधी और जल्द ही वो छत पर पहुंच गया। पर बदकिस्मती से बार्थोलोमियो शाल्टो तब भी अपने कमरे में ही था, जो उसे महंगा पड़ा। टोंगा ने सोचा कि उसे मारकर उसने बड़ी होशियारी का काम किया है, क्योंकि जब रस्सी के सहारे में चढ़कर ऊपर आया, वो मोर की तरह सीना ताने घूम रहा था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैंने रस्सी के सिरे से उसको पीटा और खूनी शैतान कहकर गाली दी। मैंने खजाने का संदूक लिया और नीचे पहुंचा दिया। मेज पर 4 का निशान छोड़ने के बाद, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार खजाना उन तक पहुंच गया है जिनका उस पर सही हक था। फिर टोंगा ने रस्सी खींची, खिड़की बंद की और जैसे आया था वैसे ही लौट गया। मैं नहीं जानता कि आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास कुछ और है। मैंने किसी को स्मिथ की लॉन्च और एरा की रफ्तार के बारे में बताते सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे भाग निकलने में ये बड़ी मदद करेगी। मैंने बूढ़े स्मिथ से बात तय की और अगर हम अपने जहाज़ तक सलामती से पहुंच जाते तो मैं उसे मोटी रकम देता। इसमें शक नहीं कि उसे अंदाज़ा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर उसे हमारा राज नहीं मालूम था। ये सारी बातें सच्ची हैं और अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आपका मन बहलाने को नहीं, क्योंकि आपने मेरा कोई भला नहीं किया, पर इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ उगल कर मैं अपना बचाव कर सकता हूँ और पूरी दुनिया ये जान जाए कि खुद मेजर शाल्टो ने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया और उसके बेटे की मौत के लिए मैं दोषी नहीं हूँ। बड़ी अजीब कहानी है, शर्लक होम्स ने कहा। एक बड़े दिलचस्प केस का उतना ही दिलचस्प अंत तुम्हारी कहानी का आखिरी भाग मेरे लिए नया नहीं है, सिवाय इसके कि तुम अपनी रस्सी खुद लाए थे। ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने सोचा था कि टोंगा ने अपने सारे तीर फेंक दिए होंगे, पर फिर भी उसने नाव में हमें एक तीर मार ही दिया। उसने एक के अलावा सारे तीर खो दिए थे, बस यही बचा था जो उसके ब्लो पाइप में था। हाँ हाँ हाँ, होम्स ने कहा। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। क्या कोई और मुद्दा जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं? मुजरिम ने प्यार से पूछा। नहीं, मुझे लगता है, थैंक यू, मेरे मित्र ने जवाब दिया। ऐसे होम्स, एथेनली जोन्स ने कहा, तुमको खुश रखना होता है और हम सभी जानते हैं कि तुम्हारा कोई सानी नहीं, पर फ़र्ज़ फ़र्ज़ होता है और जो कुछ तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मांगा वो पूरा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तब चैन आएगा जब हम इस कहानीकार को ताले में बंद कर देंगे। कैब अभी भी हमारा इंतज़ार कर रही है और 2 इंस्पेक्टर नीचे खड़े हैं। तुम लोगों की मदद का मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मुकदमे के दौरान तुम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। गुड नाइट। गुड नाइट तुम दोनों को भी, जोनाथन स्मॉल बोला। पहले तुम स्मॉल, सावधान जोन्स ने कमर से निकलते हुए कहा। मैं पूरी सावधानी बरतूंगा कि तुम अपनी लकड़ी की टांग से मुझ पर वार न कर दो, चाहे तुमने अंडमान द्वीप के उस जेंटलमैन के साथ कुछ भी किया हो। चलो, और यह हुआ हमारे छोटे से नाटक का अंत। थोड़ी देर चुपचाप सिगरेट पीते रहने के बाद मैंने कमेंट किया, मुझे डर है कि ये छानबीन आखिरी छानबीन होगी जिससे मुझे तुम्हारे तरीकों से वाकिफ होने का मौका मिलेगा। मिस मास्टन ने मुझे अपना होने वाला पति स्वीकार करके मुझे इज्जत बख्शी है। उसने निराशा भरी हुंकार भरी। मुझे इसी बात का डर था, वो बोला। मैं तुम्हें बधाई नहीं दे सकता। मुझे थोड़ा बुरा लगा। क्या कोई वजह है कि तुम मेरी पसंद से खुश नहीं हो? मैंने पूछा। नहीं, मैं सोचता हूँ कि आज तक जितनी जितनी भी औरतों से मैं मिला हूँ
उनमें से ये लेडी सबसे ज़्यादा आकर्षक है और हमारे काम में बहुत मदद कर सकती थी। उसमें ये हुनर था। गौर करो कि कैसे उसने अपने पिता के सब कागज़ों में से आगरा वाला नक्शा संभाल कर रखा था। मोहब्बत एक जज्बाती चीज़ है और जज्बात ठंडे तर्क को नहीं मानते, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। खुद मैं कभी शादी नहीं करूँगा कि मैं अपनी समझदारी से हाथ धो बैठूँ। मुझे भरोसा है कि मेरी बुद्धि इस तूफान से बच निकलेगी, पर तुम थके हुए लग रहे हो। हाँ, इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मैं हफ्ते भर तक निढाल रहूँगा। अजीब है, मैंने कहा। किसी दूसरे में मैं जिस चीज़ को आलस का दर्जा देता, वो तुम्हारे फुर्ती के दौरों के बीच आती जाती रहती है। हाँ, उसने जवाब दिया। मेरे अंदर अच्छे लोफर के सारे गुण हैं। वैसे नॉरवुड मामले का जिक्र करें तो इन लोगों की तरह मैंने भी पहले से अंदाज़ा लगाया था कि अपराधियों के घर के अंदर किसी की मिलीभगत है, जो राम लला बटलर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए जोन्स को क्रेडिट जाता है कि उसने एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली है। ये बात गलत लगती है, मैंने कमेंट किया। इस मामले में सारा काम तुमने किया। मुझे इससे एक पत्नी मिली, जोन्स को शाबाशी। तुम्हारे लिए फिर क्या बचा? मेरे लिए? शर्लक होम्स ने कहा। अभी भी कोकीन की बोतल बची है। और उसने अपना लंबा सफ़ेद हाथ उसे उठाने के लिए उठाया। तो दोस्तों, ये थी शर्लक होम्स की बेहद दिलचस्प कहानी, जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अलविदा।